जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों 16 मई 2023 एसएससी एमटीएस की एग्जाम हुई है। जितने भी परीक्षा में अभी तक प्राप्त वीडियो बनने से या क्लास तैयार होने से पहले तक जितने भी प्रश्न प्राप्त हुए हैं, उन प्रश्नों से तथा उन प्रश्नों से बनने वाले लगभग 100+ कह लीजिए कि क्वेश्चंस को तैयार करके स्पेशल तरीके से मैप पर, जैसा कि हेलो शिक्षा हर बार लेकर के आता है, आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये प्रश्न ही नहीं, ये केवल एक कह लीजिए कि वीडियो ही नहीं है, यह आपकी परीक्षा में कम से कम 10 नंबर, आपने जो भी पढ़ाई की है उसमें 10 नंबर जीएस में बूस्ट करने का काम यह करेगी, छोटा मोटा नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक को आप जैसे देखिए, केवल प्रश्न पूछा है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं मिलती है ना? तो इस तरह से था, यहां मिलती होना चाहिए था, सी लग गया है। तो अब होता क्या है कि पूरे मैप पर मैं सारी नदियों को रिवाइज करवाने वाला हूं। उसी तरह जनगणना का प्रश्न है। मेरा एक स्पेशल तरीका दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं जो है टोटल डेटा को मैप पर इमेजेस के माध्यम से, ग्राफिक्स के कुछ इस तरह से माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं, ताकि इजी वे में जो आपने पढ़ा है वह त्वरित रिवीजन, एकदम तेज रिवीजन हो जाए और परीक्षा में आए तो आप उसे अच्छे से कर पाएं। तथा अगर आपने नहीं भी जीएस तैयार किया है तो कम से कम 50% तो कवर कर ही ले आप, ताकि वहां पर मैक्सिमम नंबर गेन कर पाएं केवल इस वीडियो और इस एक्सपीरियंस के माध्यम से। तो अब समझिए होता क्या है यहाँ पर। पहले तो दोस्तों एक निवेदन है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ हमारे लिए करिए। बहुत कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कास्ट लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए, तथा वीडियो अपने कुछ दोस्तों तक, कुछ ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। हमें पता है लगातार आप हमारी क्लासेस से जुड़े हैं, हमें अच्छा भी लगता है कि जितना जल्दी आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया उसके लिए हमेशा हम आपके आभारी हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा जो है आप शेयर कर दीजिए, और सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, ताकि ये क्लासेस मैक्सिमम जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। देखिए स्पेशल तरीके से मैंने तैयार किया पूरा, ताकि जो भी कंटेंट आए एग्जाम में आप उनको हैंडल कर सके। तो पहला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? विच रिवर जो है डज नॉट ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल, जाकर नहीं मिलती है। अब समझिए होता क्या है कि कुल मिलाकर यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली नदियां, प्रश्न पे ध्यान अपना दीजिए, आप ध्यान दीजिए, कंटेंट मतलब कॉन्सेप्ट क्या यहाँ है। दो ही तरह की नदियां पूछता है। एक तो एक तरफ हमारे अरब सागर है जो है इंडिया के पश्चिम में, और पूरब की बात करेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी है। यही हो जाता है, जो दक्कन है, जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीप है, इसके जो पश्चिम में जो है अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इन्हीं दोनों जगहों पर नदियों का गिरना होता है। तो अगर बंगाल की खाड़ी की नदियों को पूछेगा तो अरब सागर नहीं, अरब सागर को पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी नहीं। तो यहाँ पर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया होगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है। तो एक ऐसी रहेगी जो अरब सागर में गिरती होगी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, साबरमती, माही और पूर्णा। कैसे, जरा से देख लेते हैं मैप को भी। अब देखिए सिंधु यहाँ नदी जो है मानसरोवर झील से निकलते हुए झेलम, सिंधु, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास इसमें मिलती हैं, और आगे चल के पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाके गिर रही है। तो यह तो अरब सागर वाली हो गई। फिर आपने नर्मदा देखा, यह देखिए नर्मदा जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर सतपुड़ा से होते हुए नर्मदा और ताप्ती, जो डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, धुआंधार डेल्टा नर्मदा पर, आप जानते हैं यह सीधे अरब सागर में जाकर के नदी गिरती है। यह भी आपने समझा जो है। इसके बाद माही वगैरह भी यहाँ पर गिरती है। लूनी तो यहीं पर देखिए राजस्थान, जो अरावली पर्वत श्रेणी है, और यहीं से लूनी निकलती है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। यह जो है अरब सागर। अब बंगाल की खाड़ी की मूल मूल नदियों को मैप पर जरा सा देख लीजिए। सबसे बड़ी नदी तो आप देख लीजिए गंगा है। गंगा नदी तंत्र जो है सबसे बड़ा, गंगा यमुना, जिसमें गंगा इंडिया में बहने वाली, अगर वैसे बड़ी पूछेंगे तब तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र इंडिया में नहीं बहती है। मैक्सिमम इसका भाग जो है तिब्बत वगैरह में चला जाता है। भारत में यह जो है आपके यहाँ असम से प्रवेश करती है और गंगा के साथ मिलकर पद्मा बना करके आगे ये भी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। लेकिन गंगा मेनली इंडिया में ओरिजिन इसका है ना, जो है। और उसके बाद गंगा 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों को क्रिएट करती है, बहुत अच्छा एक मैदान बनाती है, जहां पर मैदानी भाग में अच्छी खासी फसलें होती हैं, जो है। प्रयाग में जो है ये यमुना से मिलती है, और छोटी छोटी कई सारी नदियां इसमें मिलती हैं, लेकिन मेनली आप गंगा यमुना समझिए। गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, और यहाँ आगे बढ़ती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से आती है, जिसे सांपगो कहते हैं तिब्बत में। और जब ये आगे बढ़ती है तो दोनों जब एक दूसरे के साथ गंगा और यमुना मिलती है तो संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। पद्मा या मेघना बंगाल में, ध्यान रखिएगा, बंगाल में इनका नाम बदल जाता है। ये भी पूछा है कई बार कि पद्मा किन दो नदियों के संयुक्त धारा कहते हैं, या मेघना किस दो नदियों के संयुक्त धारा कहते हैं। तो आगे ये दोनों नदियां मिल करके एक विशाल रूप धारण करती हैं और सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरी नामक वृक्ष, गरान वृक्ष, ज्वारी वृक्ष जहां पर पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा आपने अच्छे से देखा। और बंगाल की खाड़ी में बड़ी नदियों में अमरकंटक की सोन तो जाके यहीं मिल गई, लेकिन महानदी देखिए इधर गिर रही है, गोदावरी से दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं।
कृष्णा नदी जिस पर नागार्जुन सागर बांध है, और कावेरी नदी जो शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृष्णा अर्जुन एक साथ रहते थे ना, कृष्ण अर्जुन, तो कृष्णा नदी नागार्जुन सागर, कावेरी शिव समुद्रम, कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात। यह प्रश्न, ये वो प्रश्न मैं बोल रहा हूं दोस्तों, या वो डेटा बोल रहा हूं जो कई बार एसएससी ही नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। इवन आईएएस पीसीएस में इस कंटेंट को बार बार पूछा जाता है। तो इस मैप को 2-4 बार आप देखिए, स्क्रीनशॉट लगा कर रखिए, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर द सेंसस एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? तो जनगणना अधिनियम जो है 1948 में आया था। बात समझिए, यह प्रश्न 3 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है कि जनगणना अधिनियम कब लागू हुआ था, नया वाला 1948 1948। एक प्रश्न बनता है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में नियमित 10 की जनगणना। एक प्रश्न बनता है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना शुरू हुई थी, जब नियमित 10 की जनगणना शुरू हुई थी। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यह उस समय की जनगणना का जो है आप ये जान लीजिए कि वो था, थीम था, जो होता है ना एक थीम या स्लोगन कह लीजिए, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अब यह अधिनियम जनगणना के संबंध में निश्चित मामलों का उपबंध करता है, जो जो 1948 में आया था। यही तीनों प्रश्न है दोस्तों, तीनों को अच्छे से समझ लीजिए। 72 में मेयो के समय में पहली बार जनगणना, और 81 में रिपन के कार्यकाल में हुई थी जो 10 की जनगणना, उसके बाद शुरू रहती है हमेशा। अब 2011 की जनगणना भी हुई थी, जिसका डेटा मैं बार बार देता हूं, वो अभी कई बार पूछा हुआ है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर 2011 वाली थी, उसका मैंने जो है एक वीडियो स्पेशल बना रखा है, मैं आपको यहाँ आई बटन पे दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। अगला है, निम्न में से असम का सुप्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस टेम्पल ऑफ असम? तो अब तो ऑप्शन में जो रहा होगा दोस्तों, लेकिन एक अंदाजा लगाएं तो सबसे बड़ा मंदिर और सुप्रसिद्ध मंदिर जो है कामाख्या देवी का मंदिर असम में है, जो असम के गुवाहाटी में स्थित है। और यह मंदिर कामाख्या माता का मंदिर आप अच्छे से जानते हैं, 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराना है। इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और हर साल यहाँ पर एक फेमस मेला अंबुआची का मेला लगता है। मंदिर का दृश्य आपके सामने है। दृश्यों को दिखाने का मकसद यह रहता है कि आपके माइंड, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आपका माइंड हो भी रहा है, तो आप उस दृश्य को देखते ही आप उस माइंड सेट आपका जो है क्रिएट हो जाए उस प्रश्न के जैसा, ताकि आप वो अच्छे से समझ पाए, कॉन्सेंट्रेशन बन सके। यह मंदिर असम गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों में स्थित है। यह भी पूछा है कि अंबुआची का मेला किन पहाड़ियों में लगता है, या फिर कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। घुमा फिराकर कामाख्या, अंबुआची, 51 शक्तिपीठ और नीलांचल पहाड़ी, ये सब डेटा पूछता है ना, नीलांचल पहाड़ी। अब समझिए बाद में जो है, इसके बाद कामाख्या देवी को प्रजनन क्षमता की देवी भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न जो है कई बार आया हुआ है, इसको भी जरा ध्यान देंगे। अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि कई सारे ऐसे मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां से प्रश्न बार बार बनता है, जिनसे जिनसे कई बार मतलब एक आप देखेंगे घुमा फिरा के एग्जाम में प्रश्न आता है। जैसे भगवान वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश वाला, सोमनाथ मंदिर गुजरात वाला, और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश वाला। यह तीनों मंदिर हैं जहां से लगभग एक आध प्रश्न अगर मंदिर पर आया तो पूछ दे जाए। तो आइए जरा सी इसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से याद रखते हैं। और अगर ऐसे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, असम वाला तो आपने देख ही लिया, 3 राज्य हैं। और वेंकटेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, खजुराहो मंदिर, ऐसे हमने याद कर लिया कौन किस स्टेट में है। वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, सोमनाथ गुजरात, खजुराहो मध्य प्रदेश। समझ लिया आपने। अब समझिए वेंकटेश्वर मंदिर क्या है। तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है, तिरुपति बालाजी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं बालाजी चढ़ावा वगैरह के लिए फेमस है, कई जो है अच्छा सिद्धपीठ है। यह 7 पहाड़ियों का जो है मंदिर भी कहा जाता है, तथा मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली में बना है। अगला सोमनाथ मंदिर गुजरात, यह देवपाटन के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ मंदिर में अंटार्कटिका के समुद्र तटों के बीच कोई जमीन नहीं है। यह चालुक्य शैली में निर्मित है। किस शैली में? चालुक्य में। मध्य प्रदेश वाला चंदेल शासक जो बनाया है, खजुराहो वाला भी ध्यान रखिए कि चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित एक समूह है। 9 वर्ग मील, अब ये तो बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें 25 मंदिर शेष हैं। नागर शैली में बना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनावश्यक मैं खुद बोलूंगा कि उसको ना याद करिए, भले आप चाहें तो पढ़ सकते हैं रोक कर वीडियो, लेकिन मैं वही इंपॉर्टेंट फैक्ट को हाईलाइट करूंगा जहां से प्रश्न आते हैं। व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है, यह भी जरा सा ध्यान रखें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे? यह एसएससी जीडी में और सीएचएसएल में खूब चला है यह प्रश्न, और आपके भी एमटीएस में भी आ चुका है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट?
तो नई दिल्ली में पहली बार 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत हुई। इसका पूरा इतिहास भूगोल एक बार में समझ लीजिए। रटते रहेंगे करंट अफेयर की किताब लेकर, कुछ नहीं याद होगा, लेकिन एक बार समझ लेंगे गहराई से, कब चला, कब कहाँ तक पहुंचा है, याद हो जाएगा। 2018 में दोस्तों जो सरकार ने एक पहल की है कि नई दिल्ली में पहली बार खेलो इंडिया स्कूल गेम्स बनाया गया, कि स्कूल के विद्यार्थियों को खेल खिलवाया जाता था। फिर इसी का नाम बदलकर 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया, पूरा ब्रॉड करने के लिए, एक साल बाद, समझिए। अब ये तो रहा इसका इतिहास, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब यह हर साल होने लगा। अब 2023 में यह जो है मध्य प्रदेश में, समझिए, मध्य प्रदेश में कई बार, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के कुल 8 शहरों में, अगर मेनली ऑप्शन मध्य प्रदेश देता है, लेकिन कुल 8 और कुल 11 अलग अलग स्थानों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित होता है। मतलब एमपी और न्यू दिल्ली के केवल एक जगह नहीं होता, अलग अलग जगहों पर यह इवेंट होता है। अब वो जगह आपसे नहीं पूछेगा। जिसमें अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदक के साथ जो है 1 पे रहता है, और हरियाणा 41 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहता है। 1 और 2 महाराष्ट्र और हरियाणा ये नंबर 1 रहते हैं, और यह नंबर 2 रहते हैं। बाकी आपके सामने इमेज लगा हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और इससे संबंधित डेटा आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारा डेटा देने से अच्छा कुछ ऐसा डेटा मेरा मोटो रहता है जो दिया, जो एग्जाम में पूछने जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अब समझिए जीडीपी का पूरा नाम क्या है। जीडीपी का पूरा नाम पूछा गया है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, एनडीपी, एक बार आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा है तब तो अच्छे से आप समझ लेंगे, लेकिन मेनली अगर आप फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सबको एक बार आप एक नज़र से देख लीजिए। जो है जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। पी का मतलब प्रोडक्ट हो गया, और जी का मतलब ग्रास हो गया, है ना। एन लगा हुआ है तो नेशनल या तो नेट होगा, आगे एन है तो नेट होगा, बीच में है तो नेशनल होगा। ये थोड़ा सा आइडिया अपने माइंड में लगा लेंगे। चारों का फुल फॉर्म घुमा फिरा के पूछता है ना। तो उसी तरह से अब जीडीपी की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में है। भारत की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं को जीडीपी में कंक्लूड करते हैं ना। और उसी तरह से अगर एनडीपी की बात करें तो जो जीडीपी है उसमें से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, जो कमी हुई है, जो गिरावट आई है दाम में या मूल्यह्रास हुआ है, डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। जीएनपी की बात करेंगे तो जीडीपी में ही क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से इनकम आई है उसको घटा देंगे तो जीएनपी आ जाएगा। और एनएनपी विदेशों से भी आय तो आती है, तो जीडीपी में तो सारी आय को गिनेंगे, लेकिन जीएनपी में जो है नेशनल प्रोडक्ट में आप बाहर से विदेशों की आय को घटा देंगे, माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फार्मूला मैंने दिया है दोस्तों, अगर जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इकोनॉमिक्स तो इनको टर्म को देखते ही समझ जाएगा। वीडियो रोक कर समझिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो बता रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा, मैं ये मानता हूं कि मैं बताने की कोशिश 100% कर रहा हूं। अगर 50% भी आप तक मेरी बात या मेरा डेटा पहुंच रहा है तो वही सफल है मेरा वीडियो बनाना, ये जान लीजिए। बाकी कंटेंट अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें जीएनपी होता है, यानी कि ये वाला होता है, विदेशों की आय भी घटा देते हैं, प्लस जो मूल्यह्रास होता है डिप्रिसिएशन वो भी घटा देते हैं, तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। राष्ट्रीय आय वगैरह गणना इस पे की जाती है एनएनपी। बात समझिए, नेशनल इनकम का जो है कैलकुलेशन यहाँ होता है। यह पूरा डेटा है, अच्छे से समझिए। आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, यहाँ से एक नंबर बन सकता है। अब यहाँ जीडीपी पूछा है तो आने वाली पाली में हो सकता है एनडीपी पूछे या एनएनपी पूछे, इंपॉर्टेंट, या ये पूछे कि राष्ट्रीय आय की गणना किस पर की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था, फेमस है, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कैसे दूर तक जाएगी, बहुत सारे ऐसे नारे हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो एक बार लूसेंट का पेज आपके सामने रखा हुआ हूं, क्योंकि लूसेंट से प्रश्न तो बन रहे हैं, भले उसको हम लोगों ने पुरानी किताब मान लिया, लेकिन आज भी वो चल रही है दोस्तों। अब समझिए कैसे। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। इसको ऐसे ही पढ़िए कि ये नारा बोलिए और जो है उनका नाम बोलिए, एक साथ आपका जुड़ जाएगा कनेक्शन, ताकि आप जवाहरलाल नेहरू बोले तो पूर्ण स्वराज अपने आप दिमाग में आ जाए। हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, है ना। इसी तरह मारो फिरंगी मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में कर मत दो बोला था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने बोला। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल प्रसाद गुप्ता पार्षद जानते ही हैं।
वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ वंदे मातरम लोकगीत हमारा, और जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर वाला, है ना। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो, भगत सिंह ने ऐसा बोला था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, आपने सुना था ना। तो वो जो है राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लाला लाजपत ने लगवाए, जहां पर लाठियां चार्ज की गई और उन जिसमें वो घायल हुए उनकी मृत्यु भी होती है। और लाला लाजपत राय कहते हैं कि अंग्रेजों, तुम्हारे द्वारा चलाई जा रही मेरे सर पर लाठियां तुम्हारे ताबूत की अंतिम कील साबित होंगी। एक एक लाठी, ताबूत मतलब जब विदेशी मरते हैं तो उन लोग ताबूत में भर करके उसमें कीले ठोक के पैक करते हैं, आपने देखा होगा। तो अंतिम कील का मतलब कि पूरी डेड बॉडी पैक हो चुकी, मतलब तुम यहां से कह लो कि एकदम निष्कासित कर दिए जाओगे, लाठियां हमारे सर पे जो पड़ रही हैं, ऐसा उन्होंने बोला। मोटो बहुत ही जबरदस्त दोस्तों, आप आधुनिक भारत का इतिहास तो वैसे भी अपना बहुत ही गौरवमयी है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रमुख नारे दोस्तों पूरे आधुनिक भारत के दौरान बोली गई बातें या नारे या कह लीजिए कि एक मोटो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है घुमा फिरा कर, वैसे ये इजी है, आपने कई बार देख सुना भी होगा पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी प्रश्न आ रहा है। आज आधुनिक भारत से एग्जामिनर ने अच्छे खासे प्रश्न उठाए हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? वीडियो के अंत तक बने रहेगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को स्पेशल तरीके से बताऊंगा दोस्तों। और प्लीज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, हमें स्टैंड होने की क्षमता मिलती है, और लगता है कि लोग हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, क्यों हम और अच्छे इसमें इम्प्रोवाइज करें, अच्छी मेहनत करें। लेकिन जब सपोर्ट नहीं मिलता दोस्तों तो फिर थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है। फिर भी ऐसा कंटेंट लगातार आपको मिलेगा, आपका सपोर्ट चाहिए हमें, यह डिमांड हमारी आपसे, बाकी और कुछ नहीं, आप पढ़ते रहिए, परीक्षा तक ऐसे कंटेंट मिलेंगे। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस? अब समझिए पूरी घटनाक्रम को। होता क्या है कि असहयोग आंदोलन चल रहा होता है ना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने 1920 में किया हुआ था, थोड़ा नीचे से समझिए उल्टे, है ना। जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, इसी के विरोध में जो है काला कानून जब आता है तो उस काले कानून के विरोध में जलियांवाला बाग का नरसंहार। जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा इकट्ठा होते हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में, और रॉलेट एक्ट के विरोध में एक घटनाक्रम को समझिए। वहां जो है गिरफ्तारी होती है सत्यपाल और किचलू, दो नेताओं की, और वहां पर जब भीड़ इकट्ठा करके होकर के उनका जो है विरोध करना चाहती है, आपस में मीटिंग करना चाहते हैं निहत्थे लोग, तो उस पर जनरल ओडायर गोलियां चलवा देता है। यह घटनाक्रम था, और इसी से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, और यह आंदोलन चल ही रहा था, अपने चरम पर था। लगभग ऐसा लग रहा था कि आजादी मिल ही जाएगी। अंग्रेज काफी जो है एक कह लीजिए कि बहुत ही पैनिक स्थिति में आ गए थे, लेकिन तभी तक जो है चौरी चौरा में, गोरखपुर में एक जो है स्थान है चौरी चौरा, जहां पर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर घटना होती है 4 फरवरी 1922 को, है ना। और उस घटना में सिपाहियों को जो है जिंदा जला देते हैं, जो है आंदोलनकारी बाहर से ताले लगाकर, अंदर जो है तेल वगैरह फूंक करके जिंदा जला देते हैं। क्योंकि उन सिपाहियों ने भी आंदोलनकारियों पर लाठियां चलाई थी, कुछ ऐसी बर्बरता की जिससे आंदोलनकारी उग्र हो गए। और यहाँ पर देखिए प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया और फिर गोलियां चलाई। इसी घटना क्रम को चौरी चौरा घटना कहा जाता है। इस घटना में हिंसा हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को जो है घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि इससे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे युवा जो थे, जो असहयोग आंदोलन में अपने स्कूल कॉलेजेस सब छोड़कर लग गए थे, वह जो है काफी हतोत्साहित होते हैं। महात्मा गांधी की यहाँ पर आलोचना भी खूब जमकर की जाती है, और लेकिन अंत में गांधी जी को लगा कि आंदोलन ऐसे हिंसक होता जाएगा तो अंग्रेज इसका दमन कर देंगे, अंग्रेज जो है फुल ऑफ पावर में आ जाएंगे, फोर्स से दमन करेंगे, जो हमारे लिए जो है उनसे लड़ पाना तब संभव नहीं होगा। यह सोचकर उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन चौरी चौरा घटना और असहयोग आंदोलन और जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट, यह सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं, इनको समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द व्हाइट टाइगर? द व्हाइट टाइगर के लेखक आपके सामने हैं अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा का एक उपन्यास है। 2008 में 33 साल की उम्र में अरविंद अडिग ने अपने पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार जीता। बाकी इनसे संबंधित और भी डेटा है ना। इनका दूसरा उपन्यास लास्ट मैन इन टावर है, यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अगला है
पंडित रवि शंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रवि शंकर सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। और इनकी पुरस्कार वगैरह भी जो है 1967 में पद्म भूषण पाए थे, या 81 में पद्म विभूषण पाए थे, और 99 में भारत रत्न। यह इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा हुआ है। और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, तो रोज ही मैं बताता हूँ, यहाँ से एक प्रश्न बनता भी है। शिव कुमार संतूर, भीखम सिंह मृदंग, बिस्मिल्लाह शहनाई, जाकिर हुसैन तबला, और अमजद अली खान सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित हुए थे? इन विच कंट्री वेयर द वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2022 हेल्ड? अब समझिए, यह इमेज देख करके आप समझ गए होंगे विश्व एथलीट चैंपियनशिप वाला परफॉर्मेंस भी। यह इमेज आपके लिए काफी, आपने कई बार चर्चा में रही न्यूज में, नीरज चोपड़ा वहां पर जो है जीतते हैं जो है जेवलिन थ्रो में, यह भी आपने देखा होगा। तो अमेरिका के, यहाँ पर फिलहाल उस डेटा को हम याद नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति बदल गई है तो हम उसको याद करेंगे। अमेरिका के ओरेगन में 15 जुलाई से हुए वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता में भारतीय दल ने काफी सकारात्मक रूप से प्रभावित, ये न्यूज थी, उसको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है कि 2022 में कहाँ पर होती है? ओरेगन में, अमेरिका के ओरेगन में। अब समझिए, यह यहाँ पर लगाया भी है मैंने लोगो, क्योंकि लोगो दिखाने का मतलब कि ये तो भूल जाएगा, हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यह इमेज याद रखेगा, ओरेगन 22, अमेरिका के ओरेगन 22 में। और 15 जुलाई से 24 जुलाई भी आपको याद रहेगा, क्योंकि ग्राफिक्स माइंड में सेट होते हैं। पुरुषों के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने ओरेगन 2022 में भारत के लिए रजत पदक जीता था, डायमंड लीग, और स्वर्ण पदक ये भाई साहब जीते थे। इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में अगर याद है तो जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? विच इज द बेस्ट विटामिन फॉर आईज? तो अब दोस्तों, विटामिन ए रेटिनॉल आप जानते हैं, इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सारे विटामिन का एक साथ पोस्टमार्टम कर ले। विटामिन हमारे शरीर में जो है ब्रेन के लिए, स्पाइन कार्ड के लिए, तमाम आरबीसी के लिए, या रोगों से लड़ने की क्षमता हमें विटामिन देते हैं। हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी एक कह लीजिए कि अवयव होते हैं, लेकिन सारे विटामिन को एक बार अगर याद कर लें तो एक नंबर तो सुरक्षित हो जाएगा। तो चलिए, विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल। पहले मेरा याद करने का तरीका है, टेबल को मैं पहले टेबल को एक बार ऐसे पढ़ता हूँ, फिर मैं ऐसे पढ़ता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ताकि मुझे मेरे माइंड में यह टेबल सेट हो जाए। यह एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ऐसे करिए दोस्तों, हर एक चीज याद हो जाएगी। ए जो है रेटिनॉल, और B1 थायमीन है, और B2 राइबोफ्लेविन पूछता है, निकोटीन अम्ल ये भी पूछता है, B4 है ना, फोलिक एसिड B10 है ना, और साइनोकोबालामिन B12 जो है, देखते होंगे कोबाडेक्स जो दवा आती है विटामिन B12, सी एस्कॉर्बिक एसिड, और डी कैल्सीफेरॉल हड्डियों का रोग जहां पर जिसमें होता है, और ई टोकोफेरॉल जिसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अब ये तो रहा इनका रासायनिक नाम, थोड़ा इधर बढ़िए। तो अब तो इसके स्रोत तो आप अच्छे से समझते हैं, इसमें बहुत रटने की जरूरत नहीं है ना, अंडा दूध वगैरह, इसमें तो आपने इसके स्रोत वगैरह सब में लगभग लगभग आपने देखा है कि क्या है। डी का सूर्य का प्रकाश थोड़ा स्पेशल है, सूर्य के प्रकाश से, मछली के तेल वगैरह से, और ई भी बीज, फलियां, दूध, अंडे से। बाकी लगभग जो है सब्जियां हैं, अंडे हैं, दूध है, इन्हीं से सबका स्रोत है। सी की बात करें तो खट्टे फल, नींबू वगैरह, आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। इनसे, इनकी कमी से होने वाला रोग थोड़ा सा कठिन होता है, वो भूल जाता है। तो ए वाला देखिए, रतौंधी आंख वाला जो पूछा था है ना, डर्मेटोसिस, बौनापन और बेरी बेरी, है ना, ये तो बेरी बेरी नहीं, यहाँ तक बेरी बेरी B1 में आ जाएगा, B1 में, सॉरी। तो बेरी बेरी वाला आपका B1 वाले टेबल में आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से। अब इसके बाद होता क्या है, B2 की बात करें तो ग्लासिटिस रोग एक होता है, बार बार पूछा, डर्मेटोसिस और ग्लासिटिस, ये भी पूछा कई बार। और B4 त्वचा का सूखापन, त्वचा सूख कर चिट्टी चिट्टी उखड़ने लगती है, डायरिया, यह B4 में होता है, बात समझिएगा। और खून की कमी, एनीमिया का भी B4 में ये आपको देखा जाएगा। और B10 में भी वही एनीमिया की, रक्त अल्पता रोग होता है। और मेरुदंड का कमजोर होना, साइनोकोबालामिन, कोवाडेक्स जो दवा खाते हैं, B12 याद रखिए, है ना। इसके बाद विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, विटामिन सी, खट्टे फल वगैरह खाते हैं तो सही होता है। और डी तो रिकेटस, एकदम पैर वगैरह ऐसे पतला होता है, सिगरेट जैसा पैर हो जाता है पतला ऐसे, तो ये तो B12 आपका डी, विटामिन डी होगा। और ई टोकोफेरॉल, प्रजनन शक्ति में कमी, विटामिन ई, टोकोफेरॉल याद रखिएगा, ब्यूटी विटामिन भी इसे कहते हैं। खर्ची नृत्य किस राज्य से संबंधित है? खर्ची डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? यह त्योहार मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में उत्पन्न हुआ है। बात समझिए, 10 दिनों की अवधि तक यह मनाया जाता है जो है प्रत्येक वर्ष। और यह त्योहार भगवान शिव के सम्मान में, मतलब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, त्रिपुरा राज्य में 10 दिनों तक मनाते हैं, जुलाई महीने में मनाते हैं, और भगवान शिव की आराधना मनाते हैं। यहीं से प्रश्न पूछेगा। और खर्ची का नृत्य आपके सामने, पूजा करते हुए लोग जा रहे हैं अपना लेकर के ढंड कमंडल, इनको तो आप लोग देख ही रहे हैं। कुछ राज्य और उनके त्योहार, जैसे
ओणम केरल, मोटे मोटे मैंने दिया दोस्तों, बहुत डीप नहीं देने की कोशिश किया क्योंकि कंफ्यूज होते हैं याद करने में। 10-10 तो मैं रोज याद करवाऊंगा, 10-10 त्योहार आपका एग्जाम तक रट जाएगा। पोंगल तमिलनाडु, हरेली छत्तीसगढ़, खजुराहो मध्य प्रदेश, खजुराहो मंदिर भी है ना। हरेला उत्तराखंड, ई की मात्रा छत्तीसगढ़ और आ की मात्रा उत्तराखंड। माजुली द्वीप है तो माजुली असम में। नुआखाई जो है चावल वाला त्योहार उड़ीसा वाला। पुष्कर जो है जम्मू कश्मीर, मेला भी लगता है, त्योहार भी है। सरहुल झारखंड और बिहार में होता है, दोनों जगह सरहुल। ऑप्शन में एक ही देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हॉर्नबिल पक्षी पर जो मनाया जाता है, नागालैंड वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेने लायक है आप एग्जाम के पॉइंट से। ये भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये वाला भी लीजिएगा, रिवाइज एक दो बार करिए। यही जो पेज दोस्तों एक नंबर दिलाते हैं एग्जाम से पहले, तो हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम सोचते हैं कि यार मेरे पास डेटा था, काश मैं एक बार देख लिया होता। भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली डैश संविधान से लिया गया है या ली गई है? कैबिनेट प्रणाली किस संविधान से जो है ली गई है, बात समझिए। द कैबिनेट सिस्टम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम डैश विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश या यूके के संविधान से ली गई है। कैबिनेट प्रणाली का मतलब कि संसदीय प्रणाली जिसे आप कहते हैं, संसद की जो व्यवस्था है कैबिनेट प्रणाली, वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि के समय समानता, एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। आजकल ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया लगातार, कल भी पूछा हुआ था, आज भी पूछ रहा है, देखिए आप। लेकिन हाँ, आप ये ना सोचिए केवल ब्रिटेन है पूछेगा, जर्मनी का आपातकाल भी पूछेगा, कनाडा का संघात्मक विशेषता है, फ्रांस का गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ना, प्रस्तावना की भाषा फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और नीति निर्देशकता तो डीपीएसपी आपके आयरलैंड से, और दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और अमेरिका ने अधिकार दिया है तो रूस ने काम दिया, दो बड़े देश हैं, अमेरिका अधिकार दिया, रूस ने कहा काम पर लग जाओ, मतलब अमेरिका मौलिक अधिकार और रूस मूल कर्तव्य। और समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिया ही है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। वन हेल्थ योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है ना। तो वन हेल्थ योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई, इस पर ध्यान रखेंगे। अब ये वाला जो है ट्रांसलेट नहीं हो पाया, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। वन हेल्थ, तो भारत के पशुपालन और डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट, अंग्रेजी वालों के लिए वन हेल्थ स्कीम इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, तो यही था, बाकी ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। अब समझिए, वन हेल्थ यूनिट सपोर्ट यूनिट जो है, इसके द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा तो लॉन्च की गई है, आप इसका इमेज यहाँ पर देख रहे हैं। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड, है ना, के माध्यम से वन हेल्थ फ्रेमवर्क जो को लागू करना है, उत्तराखंड के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा। यह आपको जो है लॉन्चिंग के समय का दृश्य है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है।